अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? डिस्क्रीट मैथ की तैयारी के लिए परेशान हैं तो परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए प्रिपरेशन वीडियो लेकर, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग और सब्जेक्टिव के लिए अलग। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगर लंबी वीडियो हो रही हुई तो फिर सब्जेक्टिव का एक अलग से पार्ट होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनी हुई पड़ी है और काफ़ी बच्चे ये समझते हैं कि पुरानी है, 6 महीने पहले है, तो मतलब किसी काम की नहीं है। लेकिन बुक तो वही है ना जनाब, आपकी सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल है। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो टोटल इस सब्जेक्ट के लिए इस वक्त 3 प्रिपरेशन वीडियोज़ आपको मिलेंगी। एक ये जो आप देख रहे हैं और 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, लाजमी देखिएगा। इससे पहले वाली जो मैंने एक बनाई हुई है ना, 6 मंथ्स ओल्ड आ रही होगी, वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो पास्ट पेपर हर जगह पे आपको सर्कुलेट करता हुआ नज़र भी आ रहा होगा और उसको मैंने डिटेल के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। ये एक और मैंने पास्ट पेपर निकाला है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव पड़े हुए हैं, तो हम सब्जेक्टिव ज़रा साइड पे करते हैं और पहले हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं। जी जनाब, तो ये हमारे पास हैं जी ऑब्जेक्टिव पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखें जी, द इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन आर इज़ इक्वल टू, आपको एक रिलेशन दे दिया और आपसे कहा जा रहा है कि इसका इन्वर्स बताएं। इन्वर्स के लिए याद रखिएगा, सिंपल सी चीज़ है कि जो पेयर्स दिए होते हैं ना, उनको आपने उलट करके लिख देना है, ठीक है। जैसे 1 1 है, उसका उलट भी 1 1 ही होगा, ठीक है। और 1 2 है, उसको 2 1 बना दें, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे 1 4 दिया हुआ है, उसको आप 4 1 बना देंगे। 3 4 को आप 4 3 बना देंगे और 4 1 को 1 4। ये आपका इन्वर्स आ गया। और ये सारे ऑप्शंस किस में हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे देखें आप, सी ऑप्शन के अंदर ये हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है, जस्ट एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है। पहली वैल्यू एक्स की होती है ना, दूसरी वाई की होती है, तो ये जो एक्स है उसको वाई बना देना है और यहाँ जो वाई है उसको आपने एक्स बना देना है। सिमिलरली 1 एक्स था, उसको वाई बना दें, और जो 2 वाई था उसको आपने एक्स बना देना है। उसके बाद आते हैं जी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर। इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ये भी आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको रिकॉल करवा दूँ सारी चीज़ें। और लेक्चर नंबर 12 के अंदर है ये 2 रिलेशन आपस में मतलब डिफरेंट रिलेशन आपने अगर चेक करना है ना कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन पहले भी वीडियो में किया हुआ है, लेकिन अभी फिर मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ ज़रा। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, अगर रिलेशन आपके पास ऐसा है कि जिसमें पेयर जिस तरह के मौजूद हैं सारे ए की फॉर्म में, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक रिलेशन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, तो ये आपके पास एक जो है वो सेट है और एक रिलेशन आप बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3 का। तो अब देखें इसके अंदर आपके पास 1 का भी आपस में एक दूसरे के साथ पेयर है, 2 का भी है और 3 का भी है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, कि जिसमें सेम आ रहे हों 1 1 2 2 3 3। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 4 का भी पेयर आना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है और 3 3 नहीं है, तो आप कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए इन तीनों का जो है वो पेयर बनाना ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक की फॉर्म कुछ इस तरह से होती है कि अगर ए भी है तो बी ए भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर इसी रिलेशन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख जैसे 1 2 दिया हुआ है ना, तो उसका उलट 2 1 भी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ, तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। जैसे 1 4 दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल 4 1 तो दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, उसका 4 3 नहीं दिया हुआ। अब 1 4 का 4 1 एक का तो दिया हुआ था, लेकिन इसका भी नहीं दिया हुआ, इसका भी नहीं दिया हुआ, 4 3 भी नहीं है और 2 1 भी नहीं है, तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और भी इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे ना, तो उनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी का एक पेयर बन रहा है और बी और सी का पेयर बन रहा है, ठीक है। क्या चीज़ समझने वाली है यहाँ से कि बी पे जो स्टार्ट एंड हो रहा था ना, आगे बी से स्टार्ट होने वाला भी एक पेयर मौजूद हो, तो फिर बी को इग्नोर कर दें और ए और सी वाला भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, इस रिलेशन को देखें ज़रा। जैसे ये 1 4 है, ठीक है। अब ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है।
4 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है यहाँ पे, ये देखें ये 4 से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये 4 इग्नोर कर दें, तो देखें 1 1 दोनों के साइड पे 1 1 है ना, 1 1 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो ये होता है जी ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ आ गई? तीनों की मेरे ख्याल है क्लियर होंगे। रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम आ रहे होते हैं एक्स और वाई। सिमेट्रिक के अंदर अगर ए बी है तो उसका उलट बी ए भी मौजूद होना चाहिए। ट्रांजिटिव के अंदर अगर ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला एक और है बी सी, तो ए और सी भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगर फिर भी इसमें कोई मसला है, इसकी आपने मैट्रिक्स फॉर्म देखनी है, इसके लिए आपने जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ देखना है किस तरह का बनता है, तो आप इस लेक्चर नंबर 12 सुने, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ होगा, तो वहाँ से आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरा बेशक ना सुने, शुरू में जब मैंने ये तीनों चीज़ें समझाई ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बस इतना पार्ट सुन लें, ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स कैसे बनता है इसका और डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड आर इज इक्वल टू ए सी बी बी सी ए बी ए रिलेशन ऑन ए इज आर। अब वो पूछ रहे हैं आर जो है वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव है। तो पहले हम इसको ज़रा चेक करते हैं रिलेशन को। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए भी होना चाहिए था, बी भी होना चाहिए था, सी भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ बी नज़र आ रहा है, ए और सी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही नहीं सकता ना, ये रिफ्लेक्सिव वाले तो दोनों आप निकाल दें। ठीक है, फिर आ जाएँ सिमेट्रिक को टेस्ट कर लेते हैं। अब देखें ए सी है तो उसका रेसिप्रोकल सी ए भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद है। बी है तो बी का उलट भी बी होगा, वो भी इसके अंदर मौजूद है, यानी ये सिमेट्रिक की कंडीशंस को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि ए सी है, ठीक है, और सी पे ख़त्म होने वाला है और ये सी से शुरू होने वाला है, तो ए भी इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 एंड आर एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4। देन अब आपने बताना है ये क्या है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन अब नीचे एक ये भी ऑप्शन था आपके पास कि ऑल गिवन ऑप्शंस आर ट्रू। तो हम इसको भी ज़रा देख लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव के अलावा भी कुछ है। देखो ज़रा, रिफ्लेक्सिव तो है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 दिया हुआ है, सारे जो है उनका आपस में पेयर है। तो हम सिमेट्रिक के लिए टेस्ट करते हैं। सिमेट्रिक क्या था? अगर 1 1 है उसका उलट भी होना चाहिए 1 1, जो कि यहाँ पे है। 2 2 का उलट भी 2 2 होगा, जो कि है। 3 3 का उलट भी है, 4 4 का उलट भी है। ठीक है, सिमेट्रिक में ये होता है ना कि अगर आपको 1 4 दिया हुआ है तो वहाँ पे 4 1 भी होना चाहिए। तो ये सारे एक दूसरे का उलट भी करें तो सेम ही चीज़ बन रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई, हालांकि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हम चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है, और 2 से शुरू होने वाला ये है, वो सेम ही है ना, यानी और कोई 2 से शुरू होने वाला नहीं है। 3 पे ये ख़त्म हो रहा है और कोई 3 से शुरू होने वाला नहीं है। ये 4 पे ख़त्म हो रहा है और कोई 4 से शुरू होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव, अब आप सोच रहे होंगे ट्रांजिटिव तो हमने कहा था कि अगर जैसे 1 4 है और फिर 4 1 है, यानी ये 4 से शुरू ये सेम आ रही हो, तो 1 1 भी होना चाहिए था इसके अंदर। ठीक है, ट्रांजिटिव तब हम उसको कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है अगर ये चीज़ ना दी हुई हो, तो ये दोनों दी हुई हो और ये ना दी हुई हो, लेकिन यहाँ पे हमें ये ही नहीं दी हुई, तो हम ट्रांजिटिव टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि हाँ जी ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि ट्रांजिटिव हम कहते हैं कब नहीं होगा, जब ये 2 दिए हुए हों लेकिन तीसरा ना दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पे तो दूसरा भी नहीं दिया हुआ ना, इसलिए हम कहते हैं ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट पी। यहाँ पे उन्होंने ठीक से सिंबल नहीं दिया, ये सिंबल होगा पी इम्प्लाइज क्यू। अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पे ना 3 चीज़ें देखते हैं। आपको 3 तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, या तो वो आपसे इन्वर्स पूछ सकते हैं, या आपसे कन्वर्स पूछ सकते हैं, या आपसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछ सकते हैं। ठीक है, कन्वर्स के अंदर आपने क्या करना होता है, सिर्फ जगह चेंज करनी होती है। पी इम्प्लाइज क्यू है ना, तो एरो से पहले पी है तो उसको बाद में ले जाओ, एरो से बाद में क्यू है तो उसको आप पहले ले आओ, ये कन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्स में क्या होता है कि आपने पी और क्यू उधर ही रखना है, जिसके साथ नेगेशन है वो हटा देना है, जिसके साथ नेगेशन नहीं है वो लगा देना है। तो यहाँ पे दोनों के साथ ही नेगेशन नहीं है, तो हम दोनों के साथ यहाँ पे नेगेशन लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गई? कन्वर्स में क्या होता है,
सिर्फ आप पोजीशन चेंज करते हैं और इन्वर्स में नेगेशन चेंज होता है, यानी लगा हुआ है तो हटा देना है, नहीं लगा हुआ तो लगा देना है। जबकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करता है, इसमें ये दोनों काम होते हैं, पोजीशन भी चेंज होती है, साथ ही साथ साइन भी, यानी ये जो नेगेशन है वो भी चेंज होता है। तो ये कैसे बनेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्यू पहले आ जाएगा, पी बाद में चला जाएगा, साथ इनके नेगेशन भी लगा देंगे। तो ये हमें करेक्ट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। हमारे पास है पी इम्प्लाइज नॉट क्यू या नेगेशन क्यू। आपसे पूछा जाता है इसका इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताएं। इन्वर्स मैंने क्या कहा, जिसके साथ नेगेशन है वो हटा दो, जिसके साथ है वहाँ नहीं है वहाँ पे लगा दो। तो पी के साथ नहीं था ना, तो हमने पी के साथ लगा दिया। ठीक है, क्यू के साथ लगा हुआ था वो हटा दिया, ये इन्वर्स बन गया इसका। ठीक है, कन्वर्स में क्या होता है कि नेगेशन को कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। नेगेशन क्यू एरो से बाद में आ रहा था, उसको पहले, ये नहीं कि नेगेशन वहाँ छोड़ दो और सिर्फ क्यू को उठा के ले आओ, ये पूरा एरो के बाद वाला पूरा एरो से पहले शिफ्ट हो जाएगा और पी वाला जो है वो बाद में चला जाएगा। ठीक है, जबकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि आप जगह भी चेंज करेंगे, यानी क्यू जो है वो पहले आ जाएगा, पी बाद में चला जाएगा। क्यू के साथ था तो वो हटा दिया, पी के साथ नहीं था तो वहाँ लगा दिया। ठीक है, आई होप ये अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमें दिया हुआ है इन बूलियन एडिशन 1 + 1 इज़ 1 + 1 1 ही होता है। बूलियन के अंदर आपको पता है सिर्फ दो नंबर्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ 1 + 1 जो है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि 2 इसके अंदर आ नहीं सकता ना, तो हम 1 ही, मैक्सिमम नंबर 1 होता है वो लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम 1 + 0 करते हैं तो 1 आता है, 0 + 1 करते हैं तो भी 1 आता है, और 0 + 0 करते हैं तो वो 0 आता है। ये प्लस वाला हो गया। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई के लिहाज से, क्वेश्चन मल्टीप्लाई के लिहाज से भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि 1.1 अगर 1 1 ज़ार तो 1 आता है, 1.0 हो तो 0 आता है, 0.1 हो तो 0 आता है, और 0.0 हो तो 0 आता है। आपको पता है 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएंगे, और 1 1 ज़ार 1 होता है। ठीक है, इधर भी 0 0 में ऐड होगा तो 0, 0 1 में ऐड होगा तो 1, 1 0 में ऐड होगा तो 1, 1 1 में ऐड होगा तो 2 आता है। लेकिन बाइनरी में हम क्योंकि 2 नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको मैक्सिमम नंबर 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ याद करने वाली है, बाकी तो सिंपल है। नेक्स्ट आ गया जी, द नेगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे इज़। अच्छा, नेगेशन क्या काम करता है, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ज़रा बता देती हूँ। जो नेगेशन है ना, उसको हम नॉट पढ़ते हैं ना, वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है स्टेटमेंट को, चेंज यानी उसका उलट कर देगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे इज़ फ्राइडे, तो उसका नेगेशन लेंगे ना जब हम, यानी उसका नॉट लेंगे तो हम कहेंगे टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नॉट क्या काम करता है या नेगेशन क्या काम करता है, आपकी स्टेटमेंट को बिल्कुल चेंज कर देगा। अगर आपको एक वो दिया हुआ है फॉर एग्जांपल P, और उसकी दो वैल्यूज़ हैं ट्रू और फॉल्स, और आपसे कहा जाता है नॉट P फाइंड करें या नेगेशन P फाइंड करें, तो क्या करेंगे, ट्रू को आप फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को आप ट्रू, क्योंकि इसका काम ही ये होता है कि वो चेंज कर देते हैं इनपुट को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है द सेम एलिमेंट कैन नेवर अपीयर ट्वाइस इन अ सेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेट के अंदर आप जो है वो सेम नंबर को बार बार रिपीट नहीं करवाते, रिपीट हो भी रहा हो तो आप उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं, ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखते। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन 9 के अंदर हमसे कहा जा रहा है जी, एक फंक्शन f दिया हुआ है, एक g दिया हुआ है, f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, ये उन्होंने ज़रा लिखा ठीक से नहीं है, ये यूँ होता है। ठीक है, ये फाइंड करना है आपने, f ऑफ g ऑफ x, इसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, ये जो f ऑफ g ऑफ x है ना, मतलब ये है कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब देखो बाहर f है ना, तो पहले हमने f ऑफ x लिख लेना है, जो बाहर होता है ना वो पहले लिख लिया करें। f ऑफ x लिख लेना है, जो कि क्या दिया हुआ था 2x + 1, वो हमने लिख लिया। अब आप देखें कि f के अंदर ये जो x था, उस x की जगह यहाँ पे क्या है, g है, तो हम क्या करते हैं, इस x की जगह g ऑफ x पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर इस x की जगह भी आपने जनाब g ऑफ x को पुट कर देना है +1। अब ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x, जो कि हमें फाइंड करना था। अब 2 इंटू इधर g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, आपके पास है g ऑफ x की वैल्यू x² - 1, तो यहाँ पुट कर दें x² - 1 + 1। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना हमने, और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों सॉल्व होके -1 बना देंगे, जो कि हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट आ जाए जी, द स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक से लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन ये उन्होंने आई थिंक इसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से हम सिंबल्स तो हमें नज़र ही नहीं आ रहे। ये आपके लेक्चर नंबर 2 में है आई थिंक, लेक्चर 2 के एंड पे, ठीक है। और ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी या खुद इनको लेक्चर नंबर 2 के एंड पे आपको सारे लॉज दिए हैं, उनको ज़रा पढ़ लीजिएगा, MCQs में एक आधा लाजमी आएगा। अच्छा, इफ़ टू सेट्स आर नॉट इक्वल देन वन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द अदर। दो सेट्स अगर इक्वल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है, उसको बी कह देते हैं 3 4 5, तो वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है ना, हमने वही सेट लिए हैं जो इक्वल नहीं है। देन वन मस्ट बी द सबसेट ऑफ द अदर। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है एक सेट पूरे का पूरा दूसरे के अंदर लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ना 1 2 3 और एक सेट है हमारे पास 1 2, तो देखें बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए के अंदर भी नज़र आ रहे हैं हमें, तो बी पूरा ए के अंदर लाई कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो सब अगर इक्वल नहीं है तो क्या वो एक दूसरे का सबसेट है, यानी एक जो है वो दूसरे का सबसेट है? तो नहीं, देखें यहाँ पे कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद हो। समटाइम्स ऐसा होता भी है, जैसे देखें ना ये दोनों भी तो इक्वल नहीं है और ये उसका सबसेट है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन हम मस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे देखें ऐसा नहीं है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, तो हम इसे फॉल्स कहेंगे। उन्होंने ट्रू कहा हुआ है लेकिन हम इसको फॉल्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 12। If f and g are two one-to-one functions, then their composition, that is g of f, is also one-to-one। ठीक है, जब भी दो functions होंगे ना 1-to-1, तो उनकी composition जो होती है वो भी 1-to-1 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया हमारे पास। इफ़ अ सेट कंटेन्स एक्जैक्टली m distinct elements where m denotes some non-negative integer, then the set is finite। आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें एग्जैक्टली m एलिमेंट्स हैं, यानी काउंट कर सकते हैं आप उसके एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये एक सेट है, तो आप इसको काउंट कर सकते हो ना, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स A B C D E F Z तक आप सारे काउंट कर सकते हो, तो ये एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ना, आप उनको काउंट कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट। फाइनाइट सेट ऐसा होता है जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी ट्रू है। इसको एग्जांपल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2। आप इनका यूनियन ले लें। यूनियन तो पता है ना क्या होता है, ए यूनियन बी जब हम निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं सारे एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं, यानी 1 2 और ये 1 2 3 सबको मिला के लिख देंगे, लेकिन रिपीटिशन नहीं होती क्योंकि तो हम सिर्फ 1 2 दफ़ा एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 2 दफ़ा एक ही दफ़ा लिखेंगे, फिर 3 है वो लिख लेंगे। यूनियन आ गया, तो ये देखें 1 2 3 तो दोबारा से ए के इक्वल आ गया ना, तो यहाँ से प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ये तो हमने ठीक लिया। अब देखते हैं क्या ये भी ठीक है, यानी अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो क्या बी वापस आ जाता है? इंटरसेक्शन में क्या करते हैं आप इनके कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। कॉमन से मुराद जो दोनों में सेम सेम आ रहे हैं, तो सेम 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो अब देखें कि 1 और 2 तो बी के एलिमेंट्स थे, तो दोबारा से बी वापस आ गया ना हमारे पास इंटरसेक्शन लेकर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ये डेफिनेशन अक्सर आती होती है कि आपको सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, आपसे पूछते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, तो आपने जस्ट इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। ये 4 हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी भी 4 होगी। फॉर एग्जांपल एक और सेट है हमारे पास बी जिसमें आपको एक्स वाई जी दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, तो आपने सिर्फ इसके एलिमेंट्स को काउंट करने। 3 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, सॉरी ये 16 हुआ था और 17 हम आगे करने जा रहे हैं। इफ़ f of x इज़ इक्वल टू एक्स एंड g of x इज़ इक्वल टू -2x देन f प्लस g of x। f प्लस g of x का मतलब है आपने f of x और g of x को प्लस कर देना है, ठीक है। ये जो f प्लस g of x होता है ना, ये इक्वल होता है f of x प्लस g of x, ठीक है। अब आप इनको ज़रा ऐड कर दें, f of x की वैल्यू पुट कर दें जो हमें x दी हुई है, प्लस g of x की वैल्यू पुट कर दें जो हमें -2x दी हुई है।
तो x प्लस माइनस माइनस 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, जो हमारा ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। यहाँ पे भी सिंबल्स ठीक से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सिंबल्स ठीक हैं। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो ये होता है कि आप जो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इधर भी लिखते हो, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इधर भी लिखते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, लास्ट थ्री के साथ यानी लास्ट टू जो होते हैं b और c उनके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले दो a और b के साथ लगा देते हैं। ठीक है, ये यूनियन पे भी होता है, a यूनियन b यूनियन c, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे आप बी और सी के साथ ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे ए और बी के साथ लगा दें। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, और ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह से कॉम्यूटेटिव भी आपने याद रखना है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये होते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ -77। अच्छा, इसको पहले तो आपने पता चलाना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि आप देखो अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। यानी दो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस करें तो आपका आंसर सेम आएगा। 1 - 4 करें तो क्या आता है, -3 आता है। -2 - 1 करें तो वो भी -3 आता है, तो सेम आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस। इसलिए हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है जनाब, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब a1 किसे कहते हैं, a1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, जो भी फर्स्ट टर्म है, जो कि यहाँ पे 4 है, प्लस n से मुराद है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और वही तो हमने फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ दिस, विच टर्म, ये कौन सी टर्म है, यानी n हमने फाइंड करना है। -1, d कॉमन डिफरेंस होता है जो हमने यहाँ पे अभी निकाला था -3, और an हमें दिया हुआ है -77। an होती है लास्ट टर्म। ठीक है, तो मतलब लास्ट नहीं होती, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो nth टर्म यहाँ पे हमारे पास दी हुई थी, हमने वो लिख ली। अब हमने ये बेसिकली n फाइंड करना है। n पता चलेगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा ये a10 है, a13 है, जो भी है। अब n कैसे फाइंड करेंगे, -77, 4 वहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, और वहाँ पे -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें n के साथ भी और 1 के साथ भी। अब -3n इधर आके हो जाएगा +3n, वहाँ 3 है, 4 भी जाके प्लस हो जाएगा और 77 भी जाके प्लस हो जाएगा। अब इन सब को ज़रा आप सॉल्व कर लें। 4 + 3 7, 7 में आप 77 को ऐड कर दें तो 14 और 7 और 1 8, 84 आ जाता है, और n के साथ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 84 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कट कर लें। 3 2 = 6, 3 8 = 24, n हमारे पास आ गया 28। तो ये हमें 28th टर्म दी हुई थी, यानी A28 हमें गिवन था ये। ठीक है, ये इतना सा काम था इसके अंदर। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। जी जनाब, इफ़ अ सेट A हैज़ 5 एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ A। पावर सेट किसे कहते हैं, पावर सेट ये होता है कि आपके पास अगर एक सेट है ना A, और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो उसका पावर सेट कैसे लिखते हैं। P ऑफ A लिखने का तरीका ये होता है, आप एक ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर आपने वो सारे उसके सबसेट्स लिखने होते हैं। एक तो सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट को हम या तो 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या एम्प्टी ब्रैकेट से, दोनों चीज़ें नहीं लगानी, ये नहीं लगाना। ठीक है, ये रॉन्ग है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये MCQ भी आ सकता है। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फिर आपने ना एक एक करके इनको लिखना होता है, जैसे 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, एक एक करके लिख लिया। अब 2 2 करके लिख लें, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, फिर 3 3 करके लिखना है, 3 करके लिखेंगे तो ये पूरा सेट खुद ही वापस आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके पावर सेट हैं। तो पावर सेट के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आए हैं, और ये कैसे पता चलता है, यहाँ तो हमने लिख के पता चलाया ना। अब वो कह रहे हैं 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 थे, किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो बताएं उसके अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे। बनाए बगैर बताना है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 पर n। n से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके अंदर 3 थे ना, तो हम उसको 2 पर 3 करते हैं, जो कि 8 के इक्वल आता है। तो देखिए हमारे एग्जैक्ट 8 ही बने हैं यहाँ पे सबसेट्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है 5 है, तो आप 2 पर 5 करेंगे तो वो बनेगा 32। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 32 ओपन करके नहीं दिया, बस 2 पर 5 दिया हुआ था, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। 2 पर n भी आप देखें, ये ना हो कि 2 पर n सेलेक्ट कर लें। 2 पर n फार्मूला होता है, लेकिन n यहाँ पे दिया हुआ 5,
तो आपने 2 पर 5 सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, कलेक्शन ऑफ रूल्स इंडिकेटिंग हाउ टू फॉर्म न्यू सेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज ऑलरेडी नोन टू बी इन सेट आर कॉल्ड। ये हमारे पास रिकर्जन होती है, यहाँ पे डेफिनेशन उसकी दी हुई है, ये भी आपके हैंड नोट्स में होगी, सिंपल सी, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 1, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 4, 10 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7। एक आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन दी गई है या सीक्वेंस दी गई है, तो आपने बताना है कि ये अरिथमेटिक है या ये ज्योमेट्रिक है। इसके बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अरिथमेटिक सीरीज़, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज़, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, ये इन्होंने गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, इसको देख के ठीक मत समझ लीजिएगा। देखें, पहले तो मैं आपको बताती हूँ सीरीज़ क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है। अगर तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है ना दरमियान में प्लस प्लस सबके साथ, तो वो होती है सीरीज़, ठीक है। अगर दरमियान में सबके साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो उसे हम सीरीज़ कहते हैं। तो ये सीरीज़ वाले तो दोनों ऑप्शन निकाल देना आप इसके अंदर से, ज्योमेट्रिक भी और अरिथमेटिक भी। उसके बाद सीक्वेंस वाले बच जाते हैं। अब या तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि प्लस नहीं है तो सीरीज़ नहीं होगी, सीक्वेंस होगी। अब अरिथमेटिक के अंदर पीछे मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब ये हमने एक क्वेश्चन किया था ना यहीं पे, ये वाला, कि आप इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो आपका आंसर सेम आ रहा है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, आप माइनस नहीं करते, आप डिवाइड करते हैं। सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, ये आंसर आया। थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें, 10 के साथ एक कट होकर यहाँ पे भी 10 आ गया, तो डिवाइड करने से आंसर सेम आ रहा है ना। इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस को हम डी से कर रहे थे, तो कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, अगर कॉमन रेशियो सेम आ रही हो तो वो हमारी होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो हमारी होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। समेशन दिया हुआ आपको 3j - 5 और j की वैल्यू देखें 1 से स्टार्ट होके 3 तक जा रही है। यू हैव जस्ट टू पुट द वैल्यू ऑफ j। सिंपल सा काम है, यहाँ पे j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, तो इस j की जगह आप पहले 1 पुट करेंगे, -5, ठीक है। समेशन का मतलब होता है कि आपने टर्म्स के दरमियान ना प्लस लगाते जाना है, प्लस लगा के अगली टर्म लिखें। j की जगह 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर प्लस लगा दें, फिर यही सेम चीज़, लेकिन अब j की वैल्यू 2 के बाद क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि मैक्सिमम हमने 3 तक जाना था, 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाना था, तो हमने 1 से 3 तक वैल्यूज़ लिख ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सा काम है। 3 1 ज़ा 3 -5 -2 और प्लस 3 2 ज़ा 6 -5 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 -5 4, तो ये आ जाएगा 4 + 1 5, 5 - 2 करें तो 3, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड, इन्होंने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लगाया हुआ है जो कि गलत लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का पता है मतलब क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल है, तो आप 3 2 1 को मल्टीप्लाई, डॉट का ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। इसी तरह से अगर आपको 5 का फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आप 5 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2.1, यानी 1 से लेकर इस n तक सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। n से मुराद वो नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल आप ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहे हैं ना, 1 to n। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 का फैक्टोरियल होता तो हम 10.9.876 तब तक लेकर जाते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, ये हमने 24 किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से आगे सारा सब्जेक्टिव काम स्टार्ट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये वीडियो काफ़ी है, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव के लिए एक और पार्ट रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो आप लोगों को इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी। और उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को MCQs अच्छी समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट है कि आपको लग रहा है मैंने ठीक से सॉल्व नहीं किया या कोई डाउट है उसके अंदर, तो आप लोग बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।